हाय गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़, आज की वीडियो में जैसे कि मैंने पोल क्रिएट किया था तो बहुत सारे 80 टू 85% स्टूडेंट ने हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बताया कि सर आप मुझे एक बार मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस बता दीजिए कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक इस बार यानी कि जैम 2020 में स्टूडेंट्स को मिले हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स गेन करने हैं ताकि आप उस रैंक के अंदर आ जाओ और आप अपना जो है एडमिशन कंफर्म समझो। तो उसी हिसाब से एक बार एक एनालिसिस बता देना चाहिए स्टूडेंट को। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। तो आज मैं वही सारी बातें बताऊंगा। फिर मैं आपको जो न्यू प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं आईआईटीज़ में, जैसे आईआईटी इंदौर में है, आईआईटी जोधपुर में है और आईआईटी खड़गपुर में भी है, तो उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं कि सर ये प्रोग्राम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी रैंक कम मांगते हैं इन कोर्सेज़ के लिए। वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में छोटा सा बहुत ही फास्ट डिस्कशन होगा कि न्यू आईआईटीज़ और ओल्ड आईआईटीज़ मतलब ये जो कन्फ्यूज़न है वो क्या है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर आप लोग नए हैं तो ठीक, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। तो देखिए, जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हैं जिनका नाम है ऋषभ कौशिक, इनके जो मार्क्स थे वो 92 मार्क्स थे जैम 2020 में। अब ये जो ऋषभ हैं ये एक बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं? आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट हैं। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट रैंक जिसकी है उनका नाम ऋषभ कौशिक है। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं, अब ये फाइनल ईयर में है आईआईटी वाराणसी बीएचयू में। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ओवरटेक कर रहे हैं आईआईटीएंस यहाँ पर भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास लगन है, जो अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है, चाहे वो आईआईटी से हो, एनआईटी से हो या किसी भी एक छोटे छोटे कॉलेज से हो, कोई भी जैम का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये ऋषभ कौशिक आपके यहाँ पढ़ते थे। देखिए, मैंने कभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया कि 100% ये हमारे यहीं से पढ़ते थे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने ब्लॉग्स वगैरह पे लिखे हैं, जो मुझे बताए हैं कि इन्होंने जब मैंने एनालिसिस की वीडियो डाली थी 2019 में इसी टाइम पर, तो उनको काफ़ी हेल्प मिली उन एनालिसिस से, जिससे कि मैंने बताया था कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स का आता है। और फिर मैंने जनवरी में कुछ फास्ट शॉर्ट वीडियोस डाले थे जिसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, पूरा समराइज़ कर दिया था सारे सब्जेक्ट्स को। वो भी थोड़ा इनके लिए हेल्पफुल रहा, और जो बुक्स की जो गाइडेंस थी वो भी इनको काफ़ी हेल्पफुल लगा। तो मैंने इनका फ़ोटो या कहीं पे भी कुछ भी डाला इसलिए ताकि इनको गाइडेंस मिली कहीं ना कहीं मेरे चैनल से, चाहे वो 1% का ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे कांटेक्ट में है और काफ़ी अच्छी बात है। ये चाहे ये कुछ भी हो, एटलीस्ट कांटेक्ट में है, हमें शेयर करना चाहिए और हैप्पीनेस को बांटना चाहिए हमेशा। तो ये ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट के मार्क्स है 92। फिर 10th रैंक है जिनकी, जो जैसे कि मुझे पता चला है 76.67 मार्क्स हैं उनके। ऑल इंडिया रैंक 11 जिसकी है, इनका नाम है क्षितिज, और ये कोई आईआईटी से नहीं है, ठीक है। ये किसी भी आईआईटी से नहीं है, ये अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से हैं। इनके मार्क्स हैं 76.33 मार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जो है डिफरेंस नहीं है। 76 मार्क्स किसी के नहीं हैं, आप इतना समझ लीजिए कि 76 मार्क्स किसी के नहीं है। 76.67 के बाद डायरेक्टली 76.33 मार्क्स हैं। तो उसके बाद है 16th रैंक 75.33, 21st रैंक 74.33, 22 रैंक 73.67, 24th रैंक है 73 मार्क्स हैं। ये एक स्टूडेंट है, इनका नाम है सुशोभान चट्टोपाध्याय। ये क्या है? ये आईआईटी केजीपी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं ये, और ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ से कर रहे हैं। तो इनके रैंक है 24th और मार्क्स हैं इनके 73, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 39 जिनकी रैंक है वो 68.67 पर है। 55 हैं जिनके वो है 66.67। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मार्क्स का डिफरेंस है, और रैंक में ये डिफरेंस हो गया है 14 का, है ना, 14 का डिफरेंस हो गया है ये। और यहाँ पर 64.33 जिनके मार्क्स है 75th रैंक है। 63.67 81th रैंक है। 61 98 रैंक है। तो ये टॉप 100 का मैंने आपको बता दिया कि टॉप 100 में कितने रैंक पे कितने मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो गेन हुआ है वो 92 हुआ है, जो कि जैम के हिस्ट्री में 92 किसी के नहीं थे, और पेपर भी मॉडरेट टू टफ लेवल के बीच का था। तो आप किसी भी स्टूडेंट के जो स्किल्स हैं या जो नॉलेज है वो मार्क्स के बेस पर तो जज नहीं किए जा सकते, लेकिन एक तरीके से एक काफ़ी हिस्ट्री वाली बात हो जाती है कि आज तक इतने मार्क्स नहीं आए थे। तो 92 इज़ द हाईएस्ट फॉर द ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। एंड मैंने टॉप 100 इसलिए बताया क्योंकि जब आप बात करते हो इंस्टीट्यूट्स की लाइक
आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर में जब हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की या हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर की, तो इनमें क्या होता है, इनमें एडमिशन्स के लिए ज़्यादातर लेस देन जो आपकी एआईआर मांगते हैं लेस देन 100 मांगते हैं। तो एआईआर आपकी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 100 ही मांगते हैं ज़्यादातर। तो आपकी एआईआर अगर लेस देन 100 हो तो आपको इतने मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। कितने, आप इतना समझ लीजिए कि आपको 60 प्लस गेन करना ही पड़ेगा, सो दैट कि आपकी जो एआईआर हो, जो आपकी एआईआर हो वो लेस देन 100 हो। ठीक है, जो आपकी एआईआर हो वो लेस देन 100 हो, उसके लिए आपको 60 प्लस मार्क्स गेन करने ही पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया लेस देन 100 के लिए। तो अब यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में जो इस बार एडमिशन हुआ है वो 3rd रैंक से 35 वालों ने आईआईटी बॉम्बे को सिलेक्ट किया, यानी कि 35 तक वालों को आईआईटी बॉम्बे मिला है फर्स्ट चॉइस में एमएससी फिज़िक्स। और क्योंकि आईआईटी कानपुर में हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं, एक है एमएससी फिज़िक्स और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, तो उसके लिए क्या हुआ है कि जिनकी रैंक 100 से नीचे है उनको मिल गया है, जिनकी रैंक क्या है 100 से नीचे है उनको मिल गया है जो है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री भी, और जिनकी रैंक 60 से नीचे है उनको एमएससी फिजिक्स 2 ईयर का मिला है। तो एक तरीके से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको कितने मार्क्स गेन करने हैं, सो दैट यू कैन कंफर्म योर सीट इन आईआईटी बॉम्बे एज वेल एज आईआईटी कानपुर, मतलब किसी एक में। तो 60 प्लस का आप टारगेट बना के रखिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सर 100 से लेकर 200 यानी 101 से लेकर 200 के बीच में क्या हिसाब था। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले कि जो यहाँ पर मार्क्स वर्सेस रैंक है 101 से 200, यहाँ पर 101 दिन की रैंक है वो 61 मार्क्स है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर डिफरेंस रैंक में क्यों है, तो देखिए क्या होता है जब किसी के स्कोर्स सेम आ रहे होते हैं, जैसे आपके भी मार्क्स 55 आ रहे हैं और किसी और के मार्क्स 55 आ रहे हैं, तो क्या होता है रैंक ज़्यादा उसको दी जाती है जिसकी रेशो ऑफ द पॉजिटिव टू द नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा होता है, यानी उन्होंने पॉजिटिव मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, उनकी नेगेटिव मार्किंग कम हुई है, तो उस हिसाब से उसको रैंक ज़्यादा मिल जाता है। तो इसीलिए जो 60 मार्क्स जो ऊपर है 98 वाले हैं उन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं करी है ज़्यादा, उन्होंने क्वेश्चन नहीं किए होंगे, उनको डाउट लग रहा होगा, उनकी नेगेटिव मार्किंग कम है, इतना आप समझिए। और जो 101 मिली है जिसको, उनकी नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये 61 मार्क्स में 101 रैंक है। फिर 102 है 60.67। अगेन यहाँ किसी के 60 पॉइंट जो है 61 के बाद सीधा 60.67 है, यानी इसके बीच में तो कोई मार्क्स होता भी नहीं है वैसे, तो बिल्कुल सही है 60.33112। अब आप देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए कितना डिफरेंस है, कितना कम, लेकिन रैंक में आप डिफरेंस देखिए क्या हुआ होगा कि सेम मार्क्स जब पॉजिटिव टू नेगेटिव रेशो भी काम नहीं कर रहा होता तो दोनों को सेम रैंक दी जाती है। तो इसलिए इसके बीच में बहुत सारे सेम रैंक वाले बंदे भी हो सकते हैं। और ये 60 और ये 113 रैंक 59.33 133 59 142 58.62 158। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे से 162 रैंक पे 57.66 57 170 55 199। अब आप डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 29 का डिफरेंस है, और मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, दिख रहा है आपको। सिमिलरली ऊपर देखिए 0.66 का डिफरेंस है, रैंक में आप डिफरेंस देखिए कितने का, 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देखिए कि मार्क्स में जैसे जैसे गैप बढ़ेगा ना तो रैंक में काफ़ी तेज़ी से उछाल आएगा, इवन एक्सपोनेंशियली आप कह सकते हैं, यानी डिफरेंस इन मार्क्स क्रिएट्स है एक्सपोनेंशियल डिफरेंस इन रैंक्स, ये एक फंडा होता है। मैंने लेस देन 200 बता दिया। अब आप जब आप टारगेट करते हैं कैसी मिड आईआईटीज़ की, अगर मैं बात करता हूँ मिड आईआईटीज़, अब ये इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे मिड आईआईटीज़ कहने का मतलब टॉप 7 आईआईटीज़ हैं। मिड आईआईटी का मतलब है मेरा टॉप 7 आईआईटीज़, अभी मिड की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉप 7 का मतलब हो गया कि आईआईटी गुवाहाटी हो गया, दूसरा बॉम्बे हो गया, तीसरा आपका खड़गपुर हो गया केजीपी, चौथा कानपुर हो गया, और पांचवा आपके पास मद्रास हो गया, छठा आपके पास रुड़की हो गया, और सातवां आपके पास दिल्ली हो गया। ठीक है, इन 7 आईआईटीज़ में से किसी एक आईआईटी में आपको अपना सीट फिक्स करना है। इन टॉप की 7 आईआईटीज़ में किसी एक आईआईटी में आपका सीट फिक्स करना है, तो आपको 200 के नीचे रैंक लाना होगा। कितना लाना होगा, AIR 200 के नीचे लाना होगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि अगर आपको अपना सीट आईआईटी बॉम्बे में फ़िक्स करना है तो लेस देन 50 का टारगेट करिए। अगर आपको अपना सीट आईआईटी कानपुर में फ़िक्स करना है तो आप हमेशा टारगेट करिए कि आपकी रैंक 100 के अंदर हो, 100 के अंदर, तो आपको उन दोनों में से किसी एक में एडमिशन मिल सकता है। सिमिलरली जो टॉप 7 आईआईटीज़ हैं बॉम्बे और कानपुर मैंने बता ही दिया, उसके अलावा गुवाहाटी, खड़गपुर, रुड़की, दिल्ली, मद्रास और
इन सब में अगर आपको अपना जो है सीट फिक्स करना है इनमें से किसी एक में, तो आप हमेशा ही सोच के चलिए कि आपको 200 के अंदर रैंक लानी है। उसके लिए आपको कितना गेन करना पड़ेगा, यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट 199th रैंक है 55 मार्क्स पे। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आप हमेशा रखिए कि आपके मार्क्स 55 प्लस हो 100 में से इन IIT JAM 2021। तो आपको अगर इन सब टॉप IITs में से किसी एक में अपना सीट फिक्स करना है तो मेक श्योर कि आपका टारगेट जो आपका गोल हो वो 55 प्लस गेन करने का हो। बट इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ द पेपर एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं और क्या लेवल होता है एग्ज़ाम का, उस पर भी डिपेंड करता है। मैं ये लेवल 2020 के मतलब 2020 का ही कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि मॉडरेट टू टफ लेवल ही होगा, बिकॉज 2021 इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज बाई IIT गुवाहाटी, जो कि उसका आप 2015 के पेपर से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा लेवल था। तो मेरे हिसाब से मॉडरेट टू टफ लेवल ही होगा। तो अगर आपको IIT बॉम्बे और कानपुर मैंने बता दिया लेस देन 100 के लिए, उसके अलावा जो 5 IITs हैं जो टॉप की, उनमें से किसी एक में आपको अपना सीट फिक्स करना है, वेदर खड़गपुर और रुड़की, तो आपको 200 के नीचे का टारगेट सोच के रखना है। ये मैं मैक्स बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आप ये मत समझिए कि सर मिनिमम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा का आपको नहीं सोचना है, मिल जाएगा आपको। फिर हम बात करते हैं 2001 to 350 के बीच में क्या हिसाब है। जो मुझे पता चला है 202 का जो मार्क्स है 55 है। अगेन आप बोलेंगे सर यहाँ पर डिफरेंस है, सो दैट डिफरेंस इज अगेन एक्सप्लेन्ड बाय दी पॉजिटिव टू द नेगेटिव मार्क्स रेशो, ठीक है। फिर 228 रैंक पे 53.67, 272 पे 51.67। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50 का डिफरेंस है। अप्रॉक्सीमेटली, हालांकि वो 44 का डिफरेंस है, मैंने 50 मान लिया। तो 50 मार्क्स पे 326, 48.33 पे 372। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस 1.67 का डिफरेंस है, और यहाँ पर फिर से अप्रॉक्सीमेटली 46 अगेन 50 का डिफरेंस है। यहाँ पर 46.33 पे 454 रैंक है, 46 मार्क्स पे 467। देखिए 45 से जिसके ऊपर है ना वो 500 के नीचे है। जिनके भी मार्क्स 45 से ज़्यादा हैं मार्क्स, उनकी रैंक जो है 464 से 500 के अंदर है, ठीक है। जिनके भी मार्क्स 45 से ज़्यादा हैं वो 500 के अंदर है उनकी रैंक। अब 444.33 पे 524 हो गया, यहाँ पर 43 पे 603, 42 पे 655 और 41.33 पे 694। तो यानी लेस देन 700 रैंक पे जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 41 रहा है इस बार, जो डाटा मेरे को समझ में आ रहा है। तो अगर आपको, क्योंकि किसी भी एक IIT में देखिए हमारे पास इसके अलावा भी, जैसे मैं बात करता हूँ 350 तक की, 350 नहीं, यहाँ तो मैंने सब लिख दिया, लेकिन मैं बात करता हूँ 350 तक की, क्योंकि अगर आपकी रैंक अगर 350 से नीचे हो तो आपको इन IITs में एडमिशन इनमें से किसी एक में मिलेगा ही मिलेगा। हैदराबाद, भुवनेश्वर, इंदौर, जोधपुर, पटना, BHU, ISM, और आपका एक और IIT है इसमें जो है आपके अलावा ये 7 IITs हैं वैसे, ये पटना, हाँ, गांधीनगर। इन 8 IITs में आपको अगर अपना सीट फिक्स करना है, दे आर दी एक्सेलेंटली एमर्जिंग IITs। इनमें भी आप पढ़ सकते हैं, इनमें भी वही क्वालिटी है जो ओल्ड IITs, जो मैंने टॉप 7 IITs पीछे बताई हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी एक में अपना सीट फिक्स करना है तो आप टारगेट रख सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 200 से लेकर 350 के बीच में है, यानी 201 to 350 रैंक है आपकी, तो आपको इनमें से किसी एक में पक्का ही एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं फ़र्स्ट राउंड की ही बात कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थर्ड राउंड तक आप कभी ऐसा भी होता है कि सीट फिक्स हो जाती हैं, भर जाती हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, फिर आपको लोअर प्रेफरेंस वाले IITs में जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपको सीट फिक्स करनी है और आपकी रैंक अगर 201 to 350 के बीच में रही, तो आपको इन 8 IITs में से किसी एक में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनमें से किसको सबसे ऊपर रखा है प्रेफरेंस में, आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। अब उसके बाद करते हैं कि सर मेरी रैंक 350 से लेकर 700 के बीच में है या 650 के बीच में, तो उसके अलावा भी हमारे पास इनके अलावा भी 3 और IITs होती हैं जो कि रिसेंटली स्टार्टेड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब ख़राब IITs हैं। जैसे पलक्कड़ हो गया मेरे पास, फिर IIT तिरुपति हो गया मेरे पास, और एक IIT भिलाई आया है, न्यू आया है ना, IIT भिलाई है।
तो इनमें क्या मुझे जाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आईआईटी ख़राब नहीं होता है। और अगर आपकी रैंक थोड़ी ख़राब तो नहीं कहेंगे हम उसको, थोड़ी मेहनत आपने कम करी है और आपका रैंक जो है थोड़ा पीछे रह गया है, तो आपको इनमें भी मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 650 के अराउंड या मतलब 675 भी है तो मिल सकता है आपको। तो मैंने आपको ये रैंक वर्सेस मार्क्स बता दिया। एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ मैं कि अगर आप टारगेट करते हैं कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना ही जाना है, तो आप 100% सोच के जाइए कि आपकी जो मार्क्स होने चाहिए वो एटलीस्ट 65 प्लस हो, 65 प्लस हो। ध्यान रखिएगा 65 प्लस होगा तो रैंक आपकी 50 to 60 से नीचे होंगी और आपको आईआईटी बॉम्बे में मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स 60 प्लस हुए तो आपकी रैंक 100 से नीचे होगी तो आपको आईआईटी कानपुर में मिल सकता है। एमएससी मिल जाएगा या एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री मिल जाएगा, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। और अगर आप टारगेट करते हैं जो टॉप की 7 आईआईटीज़ को, जो दो मैंने बता दिए उनमें से 5 और आईआईटीज़ में, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा टॉप जो है 200 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। 200 के नीचे 199 या 200 तक होना चाहिए कुछ भी करके, तभी आपको जो रेस्ट ऑफ दी 5 ओल्ड आईआईटीज़ हैं उसमें मिल जाएगा एमएससी फिजिक्स। अब आप अगर मान लीजिए कि थोड़ी कम मेहनत करिए और आपकी रैंक 201 से लेकर 350 के बीच में है, तो आपको इन आईआईटीज़ में फर्स्ट राउंड में 100% मिल जाएगा। अगर ये देखिए इसके अलावा भी मिल सकता है, मैं आपको बोल सकता हूँ 201 से लेकर 400 तक भी मिल जाएगा आपको ये आईआईटीज़, लेकिन आप हमेशा ज़्यादा की सोचेंगे। ये नहीं कि आप हाँ सर ने तो बोल दिया कि हाँ 400 तक मिल जाएगा तो मैं अब टारगेट 400 तक का रखता हूँ। मैं आप भी क्या बोल रहा हूँ, आप टारगेट रखिए कि आपको 350 के अंदर ही आना है, ताकि फर्स्ट राउंड में आप वो आईआईटी निकाल दें और आपकी सीट बुक फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया रैंक वर्सेस मार्क्स। और इसके अलावा अगर आपकी रैंक अगर 600 आ रही है, 650 आ रही है, तो भी आपको आईआईटी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपने लेवल से तैयारी करिए, जितना आएगा आपका रैंक उसे एक्सेप्ट करिए। मैं तो बोलूँगा कि आप मेहनत करिए, काफ़ी टाइम पड़ा है अभी आपके पास, और खूब मेहनत करिए ताकि आपकी जो रैंक आई वो रैंक 350 के अंदर हो और आपको एक्सीलेंटली एमर्जिंग आईआईटीज़ में जाने का मौका मिले, सेकंड जनरेशन आईआईटी या फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज़ में जाने का मौका मिले। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कि जो न्यू प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं आईआईटीज़ में उनका क्या फंडा है। देखिए सबसे पहला प्रोग्राम है हमारे पास आईआईटी खड़गपुर में, जो कि है जॉइंट एमएससी पीएचडी मेडिकल फिजिक्स। तो इसके बारे में इन्होंने अपने वेबसाइट पर कुछ चीज़ें बता रखी हैं, जैसे जो कैंसर इंसिडेंस इज़ लाइकली टू बी अ रीच एपिडेमिक प्रोपोर्शन इन इंडिया विद इन अ नेक्स्ट डेकेड। यानी कि इन्होंने एक जो पॉइंट उठाया है वो ये है कि जो कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है इंडिया में, और नेक्स्ट एपिडेमिक जो होगा वो बहुत जल्द इंडिया में कैंसर को लेकर ही होगा। और कैंसर में क्या यूज़ होता है बेसिकली हमें पता है, उसमें यूज़ होता है हाई एनर्जी एक्सरेज एंड चार्ज पार्टिकल टू इंटरेक्ट विद द लिविंग सेल्स एंड कॉज प्रीफरेंशियल killing of cancer cells. This involves the in-depth knowledge of physics, radiobiology, particle matter interaction to complement the medical knowledge of physicians. बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जब हम कोई ऐसा चीज़ करते हैं जिसमें फ़िज़िक्स का नॉलेज यूज़ हो रहा हो और वो लेकिन बायोलॉजिकली तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा हो, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसे हम कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, जिसमें आपको थोड़ी सी बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, थोड़ी सी फ़िज़िक्स भी पढ़ाई जाएगी, थोड़ी सी न्यूक्लियर फिज़िक्स भी पढ़ाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें इन्होंने फ़िक्स कर दिया है, उसका नाम दे दिया है मेडिकल फिज़िक्स का। और ये क्या है, ये जॉइंटली प्रोग्राम है, ये सिंगल आईआईटी खड़गपुर नहीं कर रहा है, आईआईटी खड़गपुर के साथ टाटा मेडिकल सेंटर भी कर रहा है। तो ये जॉइंट प्रोग्राम है, ये कोई ये नहीं कि सिंगल आईआईटी खड़गपुर इसको स्पॉन्सर कर रहा है, ये टाटा मेडिकल सेंटर के साथ मिलके स्टार्ट किया हुआ प्रोग्राम है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स दे रहा है। हाँ, जॉइंट एमएससी पीएचडी इन मेडिकल फिजिक्स में काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आप एमएससी मेडिकल फिजिक्स करके लीव कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी करें। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप पीएचडी में जाते हैं, जनरली पीएचडी इंडिया में क्या होता है, रिसर्च, जॉब वगैरह बहुत कम होती है, पीएचडी का मतलब होता है रिसर्च, जनरली मतलब ही वही होता है। तो मेडिकल फिजिक्स आप कर सकते हैं एमएससी में, जो कि एक्रीडेशन देगा आपको एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंटली बाय दी आईआईटी खड़गपुर एंड टीएमसी। ठीक है, जैसे कि बता दिया एम जो है कोर्स का। फिर ऑब्जेक्टिव्स आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप वैलिडेटेड एजुकेशन ट्रेनिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रोफेशनल मेडिकल फिजिसिस्ट, आप एक मेडिकल फिजिसिस्ट की तरह काम कर सकते हैं किसी भी मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। फिर क्लिनिकल मेडिकल फिजिक्स में आप काम कर सकते हैं। आप रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं किसी भी, जैसे बार्क वगैरह में। फिर आपको क्या एक तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करने का तरीका बताया जा रहा है, उस पर रिसर्च करने का मौका मिल रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोग्राम के। ठीक है, और एमएससी 2 ईयर का प्रोग्राम है। अगर आप पीएचडी में जाते हो तो एज़ पर दी रूल केजीपी 3 ईयर मिनिमम पीएचडी में लगाना है, और मैक्सिमम आप 8 ईयर लगा सकते हो। इंटर्नशिप भी आपको मिलेगी।
इसके साथ एडिशनल क्या इसमें बोल रहा है कि नॉन क्रेडिट ट्रेनिंग भी होती है टीएमसी कोलकाता में। 3 वीक्स की ये नॉन क्रेडिट ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आपकी रैंक मैं आपको बता देता हूँ 450 से लेकर 550 के बीच में होती है जैम फिज़िक्स में, तो आपको ऑफ़र आएगा, आप इसमें जा सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। और इन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेस्ट प्रोग्राम है जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे करना क्या है एमएससी में। मुझे एमएससी में मतलब फ़िज़िक्स ही कर दी है, मुझे आगे रिसर्च करनी है फ़िज़िक्स में, सिर्फ मुझे बायोलॉजी वगैरह नहीं ऐड करना है इसमें, तो आप जा सकते हो, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। बेसिकली क्या है, आईआईटी खड़गपुर है ये, वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी, तो एक फ़ायदा इसका ये भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो प्रोग्राम मेरे पास वो है आईआईटी इंदौर का एमएससी एस्ट्रोनॉमी। हालांकि सभी लोग जो यहाँ देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि एस्ट्रोनॉमी क्या चीज़ है। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, उनकी मैकेनिक्स क्या है, वो किस तरीके से स्पेस में काम करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ये प्रोग्राम थोड़ा न्यू है इंडिया में। डेडिकेटेड मास्टर प्रोग्राम इन एस्ट्रोनॉमी स्टार्टेड इन जुलाई 18 में स्टार्ट हुआ था, और ये आईआईटी इंदौर केवल एक ऐसा आईआईटी है जो ऐसा यूनिक प्रोग्राम दे रहा है। During the course of this program, you will be experiencing the thrill of conducting research in front areas of astronomy, cosmology and space sciences. Basically आपको ये तीनों चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी 2 ईयर्स में। और MSc Astronomy can have a career in data science which requires a combination of skill in statistics, analysis and data handling and instrumentation. मतलब आप डाटा साइंस में भी जा सकते हैं, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी इज़ ऑब्जर्वेटरी साइंस। इसमें क्या होता है, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, तो डाटा साइंस के फील्ड में भी जा सकते हो। और एकेडमिक अपॉर्चुनिटी कैन बी रिसर्च पोजीशन इन यूनिवर्सिटीज़, ऑब्जर्वेटरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर आपने एमएससी कर ली और आपको रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट बनना है, जेआरएफ करना है, तो आप कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हो, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। जर्नलिज्म, साइंस राइटिंग और साइंस पॉपुलराइजेशन थ्रू अ पब्लिक आउटरीच मे बी अ प्रोमिसिंग करियर। यानी अगर आपको ब्लॉग लिखना अच्छा लगता है, आर्टिकल्स लिखने अच्छे लगते हैं, तो आप एक न्यूज़ चैनल से भी जुड़ सकते हो। जैसे आपको पता है कि डिस्कवरी चैनल्स होते हैं, डिस्कवरी साइंस है, बहुत सारे नेट जियो है जहाँ पर साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, तो आप उनके लिए कुछ जो कंटेंट लिख सकते हो, ऐसा भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। यहाँ पर आईआईटी इंदौर में एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आपकी एमएससी एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं आप वहाँ पर, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एटलीस्ट 400 to 500 के बीच में रैंक। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपने नेट जेआरएफ कर लिया एमएससी में, क्योंकि क्या होता है कि ये एमएससी एस्ट्रोनॉमी नाम है लेकिन इसमें फ़िज़िक्स भी है। फर्स्ट ईयर पूरा आपको फ़िज़िक्स भी पढ़ाया जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स, ईएमटी, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, पार्टिकल, सब कुछ फ़िज़िक्स का पढ़ाया जाएगा। तो आप नेट जेआरएफ में बैठ सकते हो। ऐसा कोई नहीं होता कि आपके पास एमएससी फ़िज़िक्स लिखा होना चाहिए ताकि आप नेट जेआरएफ में बैठो। नेट जेआरएफ में कोई भी बैठ सकता है, बतौर शर्त ये है कि आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हों। नेट जेआरएफ आपने क्लियर कर लिया तो आपके पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि आपको पीएचडी एस्ट्रोनॉमी में एडमिशन मिल जाएगा वहीं पर, ठीक है, आईआईटी इंदौर में। तो ये बेसिकली एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आपके एमएससी 4th सेमेस्टर तक नेट जेआरएफ क्लियर हो जानी चाहिए। फ़ायदा आपका ही होता है उससे, ताकि आपको फेलोशिप मिल सके पीएचडी के दौरान, ठीक है। तो ये आईआईटी इंदौर का एमएससी एस्ट्रोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। आपको इसको ज्वाइन करने से पहले 10 बार नहीं सोचना चाहिए, खासतौर पे वो जो ऑब्जर्वेशनल साइंस में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रोग्राम जो मुझे लगता है जो स्टूडेंट को इस बार परेशान कर रहा है वो है सर एमएससी एमटेक इन फिजिक्स एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। बेसिकली ये 4 साल का प्रोग्राम है। देखिए, दिस 4-year जॉइंट प्रोग्राम विल हैव अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स विद मटेरियल्स। देखिए, मटेरियल्स बहुत कम पढ़ते हैं आप लोग, है ना। मटेरियल्स जो होते हैं, कंडेंस मैटर होता है हमारे पास, तो ऐसे मटेरियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन है फिजिक्स की थ्योरीज़ के साथ। यू कैन नॉट लीव इट आफ्टर 2 years ऑफ एमएससी। आप यहाँ पर 4 ईयर में क्या होता है कि आप नहीं लीव कर सकते, आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अगर आप इफ़ यू स्कोर 8+ CGPA अप टू 4th सेमेस्टर ऑफ योर एमएससी, देन यू विल रिसीव अ 12,000 पर मंथ एज अ एमटेक फेलोशिप। यहाँ पर आपको क्या है कि अगर आपने एमएससी, जब आप फिजिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर क्या 2 डिग्रीज है, एमएससी इन फिजिक्स एंड एमटेक। तो एमएससी फिजिक्स के दौरान 4th सेमेस्टर तक आपकी 8+ CGPA रही, कॉम्बिनेशन करके पूरा कंबाइन करके, तो आपको एमटेक में 12,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी, जो कि हर इंस्टीट्यूट का एक अपना अपना नॉर्म होता है, जो कि आईआईटी जोधपुर 12,000 दे रहा है। यू विल रिसीव 2 डिग्रीज सेपरेटली, एमएससी फिजिक्स एज वेल एज एमटेक इन मटेरियल इंजीनियरिंग। 2 डिग्रीज मिलेंगी आपको अलग अलग, एमएससी फिजिक्स की मिलेगी और एमटेक की मिलेगी, लेकिन आप लीव नहीं कर सकते। मैं 12 बोल रहा हूँ, आप 2 साल के बाद ऐसा मत सोचिए कि मैं 2 साल एमएससी फिजिक्स कर लूँगा फिर लीव कर दूँगा, मेरे को एमटेक नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपको एमटेक करना पड़ेगा। आप अगर आपने 8 CGPA से कम लिए तो आपकी फेलोशिप नहीं होगी, फेलोशिप आपकी
नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको एडमिशन के लिए 630 से नीचे भी रैंक होगा, यानी 552 630 के आसपास भी रैंक है तो भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, जैसा कि इस साल मिला है। फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन का आया था लिस्ट, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। यू विल बी एबल टू अप्लाई इन मल्टीपल इंडस्ट्री इफ़ यू वांट्स टू गेट अ डिसेंट जॉब। क्योंकि क्लियर सी बात है, जब आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो तो टीचिंग लाइन में जा ही सकते हो, आप पीएचडी इन फिजिक्स भी कर सकते हो, आपने एमटेक भी किया हुआ होगा तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकते हो, सिविल इंडस्ट्री में जा सकते हो, यूपीएससी वगैरह की तो सब लाइन खुले ही होते हैं हमेशा, वो सब भी कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं इसके बाद, ठीक है। और इसके लिए 2 पॉइंट्स और हैं कि यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एज वेल एज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। बहुत कम होते हैं जिन्होंने डिसाइड नहीं किया होता है, उनको पता नहीं होता है कि अगर फिज़िक्स भी पढ़े और साथ साथ इंजीनियरिंग की भी जो है डिग्री मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एमटेक करने के लिए आईआईटीज़ में गेट देना पड़ता है। अगर आपको बिना गेट दिए हुए जैम के बेसिस पर और वही थोड़ी कम रैंक है मिल रहा हो तो ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है। यू कैन सिट इन नेट गेट एंड जेस्ट एग्जामिनेशन। क्लियर सी बात है, जब आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हो तो नेट जेआरएफ में फिजिक्स के थ्रू भी बैठ सकते हो, आपको एमटेक के बाद पीएचडी करनी है तो गेट में भी बैठ सकते हो। और आईआईटी जोधपुर इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंटली एमर्जिंग आईआईटीज़, वो तो हमें पता ही है कि काफ़ी तेज़ी से ये आईआईटी जो है बढ़ रही हैं। अब हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको इन तीनों ही प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई डाउट ना रहे, आप नीचे पूछ सकते हैं कि इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट है कि सर ये कि इस प्रोग्राम में ये चीज़ कैसे है, तो नीचे लिख सकते हैं आप कमेंट में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, सारे जो हैं जो प्रोग्राम्स हैं काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं, आपको जॉब भी सिक्योर्ड है और आप किसी भी इंडस्ट्री में जा भी सकते हैं, ठीक है। अब ओल्ड आईआईटीज़ एंड न्यू आईआईटीज़ का क्या फ़ंडा है? सर मैंने बहुत बार सुना है कि न्यू आईआईटीज़ हैं जो थोड़ी बेकार हैं, ओल्ड आईआईटीज़ जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था? 1950s में स्टार्ट हुआ था। किससे? आईआईटी खड़गपुर से। तो ये बेसिकली पहले डिटेंशन कैंप हुआ करता था, इसका कोई कैंपस भी नहीं था, इनका तो बना बनाया कैंपस मिल गया। तो जब बनी थी ना, तो इनका एक जब जो फाउंडेशन होता है, इनको तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 साल लग गए उस पॉइंट तक आने में, ताकि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाए, ठीक है। बेसिकली ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बाद में इन्होंने साइंस के भी कोर्सेज स्टार्ट किए, फिर अब ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के भी करते हैं, फिर मैनेजमेंट, फिर इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट इन्होंने स्टार्ट किए। तो लेकिन जब ये स्टार्ट किया गया था तो क्या मुद्दा था कि ये एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे। तो ये खड़गपुर, ये बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, ये जो टॉप के आपको दिख रहे हैं ना, मद्रास, रुड़की और ये गुवाहाटी, तो ये जो सारी आईआईटीज़ हैं, जो टॉप की आईआईटीज़ आपको दिख रही हैं, जब ये बने थे, जब इनको बनाया गया था, फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ, तो तकरीबन 20 से 25 साल लग गया। अब आप देखिए आईआईटी गुवाहाटी कब बना? 1994, लेकिन 2010 के बाद ही इसकी अच्छी रैंकिंग में डेवलपमेंट हुई। कितना साल लग गया? तकरीबन 16 साल आप मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आईआईटी हैदराबाद कब स्टार्ट हुआ? 2008 में, और अभी क्या चल रहा है? 2020 में। तकरीबन 10 साल के अंदर ही, 10 या 11 साल के अंदर ही इसने अपनी रैंकिंग क्यूएस यूनिवर्सिटी के अंदर लेस देन 10 में लगाई है, NIRF के अंदर भी लेस देन 10 में लगाई है। क्यों? क्योंकि इतनी फास्ट ग्रोइंग आईआईटी ये बन चुकी है। क्या? सेकंड जनरेशन आईआईटी है, 2008 में स्टार्ट करी है। तो क्या ये इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इनके साथ क्या, इनसे काफ़ी आगे निकल भी जाएगा अगले 5 साल के भीतर। तो जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये भी न्यू आईआईटीज़ थी, इनको ज्वाइन करने के लिए भी स्टूडेंट सोचते थे, लेकिन क्या होता है, इनके नाम में जो लिखा हुआ है IIT, तो स्टूडेंट नहीं ज़्यादा सोचता है, वो ज्वाइन करता है। और आपको इसलिए यही मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर टॉप NITs मिल रही हैं जो काफ़ी ओल्ड हैं, जैसे ट्रिची हो गया, वारंगल हो गया, सुरतकल हो गया, तो इनकी भी वैल्यू इनसे बराबर है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेकंड जनरेशन IITs जो होती हैं, जो 2008 के बाद स्टार्ट हुई हैं, जैसे भुवनेश्वर है, इंदौर है, या आपको गांधीनगर है, रोपड़ है, फिर जोधपुर है, मंडी है। और ये मंडी तो जैम के थ्रू नहीं लेता फिज़िक्स का, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया हुआ है बताने के लिए। तो इन सभी IITs को टक्कर देने के लिए आपके पास टॉप NITs भी हैं। तो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ीस का कंपैरिजन आप देखते हैं NIT में सस्ता है, तो आप NIT जा सकते हैं। NITs की भी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि टॉप की NITs है, मैंने बताया आपको 3-4। और अगर आपको नहीं एक IIT का टैग लेना है, MSc आपने IIT से करी हुई है, तो आप इन IITs में भी जा सकते हैं। ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि हाँ ये IIT इंदौर अगले 5 साल में बहुत नीचे गिर जाएगा, या IIT जोधपुर अगले 5 साल में बहुत पीछे हो जाएगा। ये सब एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं। बेसिकली हाँ, आप इनको पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के पेरेंट IITs कह सकते हैं, क्योंकि इनको मेंटर करने वाले हैं। क्लियर सी बात है, जब आपका कोई सीनियर होता है
तो आप उसकी मदद लेते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उससे हेल्प लेते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी, ये सब मेंटर्स हैं और ये इनके स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कभी आपने सुना कि मेंटर्स ही आगे निकलते जा रहा है, स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं आगे निकलता है, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है आगे जाके। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो आप इन IITs को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ ख़राब नहीं है कि सर ये वाला चीज़ बेकार है तो ये वाला चीज़ अच्छा है। आपको अगर बस कंपैरिजन की बात है, आप फैकल्टी प्रोफाइल देखिए वेबसाइट पर, रिसर्च एरियाज़ को देखिए, फीस स्ट्रक्चर देखिए, सिलेबस देखिए MSc का कैसा है, फिर कैंपस एंड हॉस्टल्स भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया बन गया आज की डेट में। तो वो सारी चीज़ों का देख के फिर आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। मैंने आपको रैंक वर्सेस मार्क्स बता दिया, ये भी बता दिया कितने रैंक आपको टारगेट करना है, ताकि आप अपना सीट IIT में फिक्स करके रखें। फिर भी आपको पास कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने आपको न्यू प्रोग्राम्स के बारे में बता दिया और ये छोटा सा डिस्कशन ओल्ड वर्सेस न्यू का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, नीचे लिखिए, बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उससे ऊपर। और चैनल पर नहीं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।